हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो आप बिना देरी की इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लगभग 20,000 कर्मचारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वहाँ पे। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। वहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस, अपडेट, रूल, सर्विस रूल, सारी चीज़ें आपको शेयर करता रहता हूँ। PDF वगैरह हो चाहे वीडियो के थ्रू। वो वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई है, सर्विस रूल की, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी की, मेडिकल रिएम्बर्समेंट, कैशलेस, सब कुछ चैनल के ऊपर अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में आप देख लेना। और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको अप टू डेट मिलेगा। चाहे आप किसी भी रैंक के आपके एम्प्लॉय या ऑफिसर हो, आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। देखो, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, एक क्या कम से कम 4 वीडियो बनाई थी यूपीएस के ऊपर। अभी जब नोटिफिकेशन आया कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो उसके ऊपर 4 वीडियो बनाई। और मैंने उसमें यह भी बताया था कि भाई जो यूपीएस की जो पेंशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसकी कितनी पेंशन बढ़ती है। समझाया था बहुत अच्छे से, बहुत सारे अच्छे आप लोगों ने समझा भी था अच्छे से, और काफ़ी आप लोगों का सपोर्ट उस वीडियो के ऊपर मिला। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मेरे पास था वो ये आ रहा था, सबसे ज़्यादा एक मैसेज कि जी हमें तो सीधा ये जानना है फ़ायदा किस में, नुकसान किस में है। क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए, निचोड़ चाहिए, ये बेफालतू की चीज़ नहीं चाहिए कि कैसे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखना। तो चलो मैंने सोचा चलो ठीक है, फाइनल निचोड़ बता देते हैं। तो पूरा पढ़ने और समझने के बाद मेरा ओपिनियन क्या है, मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा शास्त्री हूँ या कुछ हूँ, लेकिन जो भी मैंने कुछ सीखा समझा उसको देखने के बाद तो मेरा फाइनल निचोड़, मेरा फाइनल ओपिनियन क्या निकला उस चीज़ के ऊपर, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है। देखो, मैंने 13 क्वेश्चन तैयार किए हैं इसके, और फाइनल निचोड़ क्या है वो तो बताऊंगा सबसे लास्ट में। लेकिन फाइनल निचोड़ बताऊंगा, वो आपको समझना ज़रूरी है कि वो फाइनल निचोड़ तक मैं पहुंचा कैसे। तो वो चीज़ समझ लेना, कभी आप सीधे डायरेक्ट लास्ट में जाओ, क्योंकि वो आपको वीडियो फाइनल निचोड़ आपके लिए हो सकता है, आपके लिए वो निचोड़ ना हो, आपके लिए कुछ और हो। देखो, सबसे बात पहले करें कि एनपीएस में पेंशन कैसे बनती है। तो अगर एनपीएस की बात करें, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस दोनों की बात करें, तो एनपीएस की अगर पेंशन की बात करें तो एनपीएस का सीधा सा फंडा है भाई, आपका 10% कटेगा, सरकार 14% मिला रही है। और उसके ऊपर जब वो जाके मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। लगभग आज के टाइम में 9.85 के आसपास का मेरा खुद का इंटरेस्ट दिखा रहा है उसके ऊपर, ठीक है। पीछे एक सप्ताह से बढ़िया इंटरेस्ट आया है। तो वो इंटरेस्ट है आपका टोटल सैलरी, इसमें सर्विस में जो भी पैसा जमा हुआ उसमें से आपके ऊपर है आपको कितनी पेंशन बनवानी है। कैसे भाई, उसमें यह है कि रिटायरमेंट पर पैसा लोगे उसके ऊपर डिपेंड है। आपके मान लो 100 रुपये जुड़े, चल 100 रुपये नहीं, आप 1 करोड़ मानो, करोड़ में फीलिंग अलग आएगी। 1 करोड़ आपके जुड़े। अब 1 करोड़ में से आप मैक्सिमम, सरकार का जो रूल है, एनपीएस का जो रूल है वो ये है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 60% पैसा विड्रॉ कर सकते हो रिटायरमेंट पे। 40% आपको वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, पेंशन फंड के लिए मैंडेटरी है। अब अगर आप 60% लेकर 40% रखते हो वहाँ पे, तो आपकी पेंशन क्या बनेगी, जो 40% बचा, यानी कि जो 40 लाख बचा वो मार्केट में इन्वेस्ट रहेगा, उसका जो इंटरेस्ट आएगा एनुअली, उसके बेस पे आपको मंथली पेंशन मिलेगी। अगर वही 40 लाख की जगह आप 40% की जगह आप 60% पैसा छोड़ देते, 40% निकाल लेते, तो आपकी पेंशन और ज़्यादा हो जाती। क्यों? क्योंकि पैसा 60 लाख इन्वेस्ट होता, उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट आता। और अगर आप 20% निकालते, 80% छोड़ते, तो 80 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट आता। और 100 का 100% छोड़ते तो 100 के 100% 1 करोड़ रुपए के ऊपर इंटरेस्ट आता, आपकी पेंशन बनती। ये तो है एनपीएस की पेंशन का नियम कि कैसे पेंशन बनती है। लेकिन अब बात यह है कि अगर आपने 60% पैसा लिया, 60%, 40% लिया, 80%, मतलब 80% छोड़ दिया, या 1 भी रुपया आपने रिटायरमेंट पे नहीं लिया, तो एनपीएस में तो ये प्रावधान है कि जो पैसा आप छोड़ोगे पेंशन के लिए, चाहे 100% छोड़ो, 80% छोड़ो, 60% छोड़ो, 40% छोड़ो, तो वो पैसा आपके मरने के बाद आपकी नॉमिनी, पति, मतलब पति नौकरी है तो पत्नी, या पत्नी है तो पति, वो वाइस वर्सा कर लेना, उसको वो पैसा मिल जाएगा एम्प्लॉय के मरने के बाद, और पेंशन वहीं बंद हो जाएगी। लेकिन जब तक एम्प्लॉय जीवित है तो उसका जो पैसा मार्केट में लगा है, जो उसने रिटायरमेंट के बाद छोड़ा था पैसा, वो उसकी पेंशन आपको मिलती रहेगी। इन्वेस्ट के ऊपर जो आएगा इंटरेस्ट, उसका आपका मूल में से पेंशन नहीं बनेगी। तो हो गया एनपीएस। अब आते हैं यूपीएस के ऊपर। तो बात करें ग्रेजुएटी की, तो ग्रेजुएटी दोनों में है, एनपीएस में भी है और आपका यूपीएस में भी है, ग्रेजुएटी है दोनों के अंदर। अगर बात करें यूपीएस में, इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला जो एनपीएस में नहीं है।
वो पहला बेनिफिट ये है, यूपीएस में एक मुश्त राशि मिलती है आपको, यानी कि इकट्ठे पैसे मिलेंगे। हर 6 महीने की सर्विस पूरी करने के बाद आपको आपकी बेसिक का 10वां हिस्सा मिलेगा एक मुश्त राशि के रूप में। अगर आपने 30 साल नौकरी करी तो 30 साल नौकरी का मतलब है 60 महीने की, मतलब 60 किस्त आपको मिलेगी आपके बेसिक का हर 10वां हिस्सा। तो वो सैलरी पे डिपेंड है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ती है, ठीक है। 60 किस्त वो मिलेगी आपकी बेसिक का 10वां हिस्सा हर 6 महीने की सर्विस पूरी करने के बाद। ये यूपीएस में एक्स्ट्रा है। ग्रेजुएटी एनपीएस में भी है, यूपीएस में भी है, क्योंकि वो ग्रेजुएटी सरकार का अलग सिस्टम है, उसमें एनपीएस यूपीएस ओपीएस का कोई सिस्टम नहीं होता, वो एक अलग प्रावधान है। ग्रेजुएटी कम डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी वो चीज़ होती है। अब अगला यूपीएस में कि यूपीएस अगर लेते हैं तो रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, क्यों हमने एनपीएस को बता दिया कितना मिलेगा। तो यूपीएस में भी सेम प्रावधान है जो एनपीएस का है कि आप 60% ले लो, 40% ले लो, चाहे आप 20% ले लो, चाहे एक भी मत लो। 60% से ज़्यादा आपको रिटायरमेंट पे नहीं मिलेगा। 40% तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा पेंशन के लिए। लेकिन फ़र्क है यहाँ पे, अगर आपने 60% पैसा ले लिया यूपीएस में जाने के बाद, या आपने सर्विस के दौरान जो आपका एनपीएस जुड़ा उसमें से बीच बीच में पार्शियल विड्रॉ कर लिए 3 बार, कुछ पैसे ले लिए, कभी 1 लाख ले लिया आपके में से, कभी 50,000, कभी 30,000, कैसे ले लिए, जो पैसा आपने निकाला वो, या आपने रिटायरमेंट पे पैसा ले लिया वो, अगर आप ऐसे पैसे लेते हो रिटायरमेंट पे या सर्विस के दौरान, तो जो सरकार आपको 50% बेसिक की गारंटी दे रही है कि भाई हम 50% बेसिक का आपको पेंशन के रूप में देंगे, एवरेज 12 महीने की लास्ट की, तो वो फिर आपको नहीं मिलेगी। वो कब मिलेगी? वो जब मिलेगी जब आप पूरा का पूरा 100% पैसा वहीं पे इन्वेस्ट रखोगे, एक भी रुपए रिटायरमेंट पे नहीं लोगे। अगर आपने पैसा लिया 10%, 20%, 15%, जो भी पैसा लिया, उसी पैसे के रेशियो में, उसी परसेंटेज में आपका पैसा, आपकी पेंशन कम हो जाएगी। समझ गए? अगर आपने 20% पैसा ले लिया तो आपकी पेंशन भी उसी रेशियो में कम हो जाएगी। अगर आपने 40% पैसा ले लिया तो आपकी पेंशन भी उसी रेशियो में कम हो जाएगी। जो 50% पेंशन की बात है वो तब मिलेगी जब आपका जुड़ा हुआ एनपीएस का 100% पैसा उसी में इन्वेस्ट रखोगे, रिटायरमेंट पे एक भी पैसा एनपीएस में से नहीं निकालोगे तब, और ना ही आपने नौकरी के दौरान निकाला हो। ये है यूपीएस में पेंशन जो 50% है उसका फार्मूला। अब बात है न्यूनतम पेंशन 10,000 की। तो न्यूनतम पेंशन 10,000 में भी सेम है। वो ये नहीं कि आप कितना पैसा निकालो 10,000 तो देंगे, नहीं, वो 10,000 भी तब मिलेंगे। वो उनके लिए फ़ायदा है जो सरकार 10,000 का लेके आई, वो इसलिए लेके आई जिन बंदों की सर्विस मान लो 10 साल थी बस। अब उनका इतना पैसा नहीं जुड़ पाया कि उसको, अगर वो मान लो किसी का 5-10 साल में 10 लाख रुपए जुड़ा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और 10 साल की सर्विस के बाद 10 लाख रुपए जुड़ा, उस 10 लाख की जब सरकार ने पेंशन बनाने की ट्राई करी कि उसकी बेसिक, हो सकता है बंदा बड़ी लेवल की उस पर हो या छोटा भी लगा लो, उसकी जो बेसिक है मान लो 10 साल में एग्जाम्पल के लिए मान लो उसकी होगी 50,000, एक आधे पे कमीशन भी आ जाएंगे बीच में बेसिक। अब 50,000 की आधी कितनी बनती है? 25,000 बढ़ती है। लेकिन कब बनेगी वो 25,000? वो जब बनेगी जब वो 25 साल नौकरी करता। अब सरकार कह रही है कि हम आपको 10 साल के बाद मिनिमम 10,000 पेंशन में देंगे। तो जिसकी सर्विस कम है और वो अपना पूरा का पूरा 10 लाख रुपए वहीं पे रखता है, छोड़ता है, तो चाहे उसकी पेंशन कैलकुलेट करने पे 8,000 बने चाहे 7,000 बने, सरकार उसको 10,000 देगी। लेकिन तब देगी जब वो पूरा का पूरा पैसा वहीं पे छोड़ के आएगा पेंशन फंड में, एक भी रुपए विड्रॉ नहीं करेगा, तब बढ़ेगी वो 10,000 भी। चाहे फिर आपकी कितनी पेंशन कम बढ़े, सरकार 10,000 आपको मिनिमम देगी, उसके ऊपर डीए देगी, वो अलग से है, ठीक है। तो ये तो है यूपीएस में पेंशन बढ़ाने का सिस्टम कि आपको पूरा पैसा छोड़ना पड़ेगा, तब आप 50% पेंशन के हकदार हो। अगर आपने निकाले तो आपकी पेंशन उसी रेशियो में कम हो जाएगी। दूसरा ये बता दिया मैंने कि कितनी। अब बात है कि कौन सी लेनी चाहिए, यूपीएस या एनपीएस। ओपीएस अलग चीज़ है, ओपीएस के ऊपर भी बात करेंगे, और लेकिन एनपीएस और यूपीएस में कौन सा फ़ायदा है। अगर आपकी सर्विस, जो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, जैसे मेरी नौकरी 37 साल की है, तो अगर आपकी सर्विस 25 साल या 30 साल से ज़्यादा की सर्विस अगर आप है और आप किसी भी पोस्ट पे हो, तो मेरा खुद का जो मानना है कि उसको एनपीएस लेनी चाहिए, उसको यूपीएस पे नहीं जाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि एनपीएस में जितनी लंबी नौकरी होगी उतना फंड आपका ज़्यादा जमा होगा, और जितना फंड ज़्यादा जमा होगा उतना पैसा आपको निकालने में आसानी रहेगी। बचेगा वो पेंशन वैसे भी लेने के लिए यार आजकल अपनी एवरेज उम्र है कितनी, 60-65 साल में आदमी ऊपर पहुंच रहा है, और 60 भी नहीं पकड़ पा रहे, तो पेंशन किसकी लोगे। तो इसलिए जिसकी नौकरी 25 से 30 साल की है लगभग, वो एनपीएस ले अकॉर्डिंग टू मी। मैं खुद एनपीएस में ही रहने वाला हूँ, ठीक है। अगर किसी की नौकरी 15 साल 20 साल के आसपास है, वो फिर अपना डिपेंड करता है वो किस पोस्ट पे है। अच्छी पोस्ट पे है, अच्छा एनपीएस जुड़ता है, तो वो एनपीएस की तरफ भी जा सकता है। इतना कैलकुलेट वो उस टाइम पे कर भी लेगा कि एनपीएस में रहूँगा तो कितना पैसा मिलेगा, यूपीएस में रहूँगा तो कितना मिलेगा। क्योंकि जो 60% आप एनपीएस लेके आओगे घर पे, उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको कुछ मिल जाएगा रिटर्न। तो जिसकी 15 साल 20 साल नौकरी है, वो दोनों में से 50-50 चांस है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो यूपीएस या एनपीएस, ठीक है जी। अगर बात करें कि फ़ायदा बता ही दिया मैंने कि यूपीएस एनपीएस में से अकॉर्डिंग टू मी लंबी सर्विस वाले एनपीएस में रहे, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो। जिसकी सर्विस 10 साल 12 साल 15 साल है वो यूपीएस की तरफ जा सकता है। जिसकी सर्विस 20 साल और 25 साल के बीच में घूम रही है, वो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग कर सकता है। उसकी अच्छी पोस्ट है तो एनपीएस में रहे, हल्की पोस्ट है लगता है कि उसका एनपीएस नहीं जुड़ पाएगा ज़्यादा, तो वो अपना यूपीएस में जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको चूज़ तो अभी करना, हरियाणा में भी अब शुरू हो जाएगी, कुछ एक आधे महीने में घोषणा होने वाली है, तो आपको चूज़ अभी करना है, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको क्या चूज़ करना है। अगर बात करें फाइनल निचोड़ क्या है कि यूपीएस या एनपीएस, तो ओवरऑल निचोड़ मेरे अकॉर्डिंग एनपीएस है। ओवरऑल जिसकी सर्विस बहुत कम है वो अपना एनपीएस की जगह यूपीएस ले सकता है, उसका पैसा कम जुड़ेगा। और जिनकी आप आज तक सुनते हो कि वो रिटायर हो गया एनपीएस में, ये हो गया, उसकी पेंशन 6000 5000, ये वो है जिनका फंड नहीं जुड़ पाया। जिनका फंड अच्छा जुड़ेगा तो उनको फ़ायदा मिलेगा। अब आप कहोगे जी फंड तो जुड़ गया 2 करोड़ 3 करोड़, लेकिन उस टाइम वैल्यू भी कितनी रहेगी। तो भाई वैल्यू इतनी भी नहीं है कि वो उस टाइम का 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया आज के 30 लाख के बराबर, इतनी भी महंगाई नहीं होगी। आप खुद उठा के देख लो, इतना है। आज से 30 साल के बाद अगर बात करें तो उस टाइम का लगभग 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ रुपए आज के टाइम के 70 लाख के आसपास रहेगा। और आज के टाइम में भी 70 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 70 लाख कमाने के लिए पूरी नौकरी लग जाती, जब भी 70 लाख रुपए नहीं आते। जीपीएफ जो ओपीएस की बात है, उसमें मुझे दिखा दो कौन सा बंदा 70 लाख रुपए जोड़ रहा है 10% कटवा के, जो 70 लाख जोड़ दे। अपनी पूरी बेसिक कटवा तो बात नहीं कह सकता, लेकिन सिर्फ 10% बेसिक कटवा के अगर 70 लाख जोड़ दो तो मैं कह सकता हूँ ईमानदारी से। लूट खसोट करके तो कितना ही जोड़ दो, ईमानदारी से 10% काट के 70 लाख रुपए नहीं जुड़ सकते। तो वो आगे ही बात है कि कितना क्या रहेगा, ठीक है।